everyone, welcome to the sociology class. So from today we are going to again resume with our classes and today we are going to discuss a topic from CUET syllabus. This topic is given in your CUET syllabus for MA sociology. प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा बुक्स में नहीं दिया हुआ है और मैंने इसके अलावा ये एक तरह की सोशल प्रॉब्लम है ये, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने डिस्कस कर रखी हैं चैनल पे और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैंने अपना कंटेंट उसी तरीके से बनाया है। ये टॉपिक ज़्यादा एकेडमिक बुक्स में नहीं दिया हुआ था तो मैंने इंटरनेट से जितना भी वेरियस सोर्सेज से मैं कंपाइल कर सकती थी मैंने कंपाइल किया है। ओके, so make sure that you cover this topic from this PDF that I will give on Telegram. इसके अलावा you can also read some other things that I will share on Telegram. इससे ज़्यादा इस टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। CUET कभी भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। नेट वालों के लिए ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी जीके के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आप इसको एक बार इस वीडियो को देख लेना, इससे ज़्यादा नेट के लिए और मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कुछ भी पढ़ना। So let us start and understand the topic of problems of aged, and as you guys know I am your educator Bharvi Bharadwaj. This is the Telegram channel that you have to join if you are a sociology student. Okay. So let us start with the introduction. सबसे पहले अ मैंस लाइफ इज़ नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। याद रखना है एक इंसान की लाइफ को 5 स्टेजेस में देखा जाता है, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो स्टेजेस? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। इन्फेंसी मतलब वो टाइम जब हम बिल्कुल बर्थ के बाद का और चलने फिरने और खाने के पहले का जो टाइम होता है, ठीक है। जब हमारा खाना पीना एवरीथिंग इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, उसे हम कहते हैं इन्फेंसी, ठीक है। देन चाइल्डहुड कौन सा पीरियड होता है? जब हम बोलने लगते हैं, हम समझने लगते हैं चीज़ों को थोड़ा बहुत, हम अपना खाना वाना होने लगता है हमारा, ठीक है। और तब भी हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं बहुत हद तक। देन एडोलसेंस में क्या होता है? एडोलसेंस इज आवर टीनेज। टीनेज मीन्स 18+ के पहले वाला जो टाइम होता है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेज होती है, इसमें बहुत सारे बॉडी में, माइंड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। देन कम्स एडल्टहुड। एडल्टहुड क्या होता है? जब आप 18+ क्रॉस कर लेते हैं। एंड ओल्ड एज को हम मानते हैं 50 to 60 या 60+, जो हमारे सीनियर सिटीजन वाली एज होती है उसे हम ओल्ड एज मानते हैं, ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं। आई होप ये आपको क्लियर होंगी। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हिंदी में PPT बनाइए। देखो, हिंदी में PPT बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश रहा है। आई थिंक 3rd क्लास से मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश रहा है। उसके पहले मैंने हिंदी मीडियम में भी पढ़ा है। तो जब मैंने स्विच किया था तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं समझ सकती हूँ कि हिंदी वालों को प्रॉब्लम होती है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहो तो आप लोग 1 साल में इंग्लिश, एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश यू कैन लर्न। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही करती हूँ, PPT मैं इंग्लिश में बनाती हूँ और बहुत ही ईजी लैंग्वेज की मैं यूज़ करती हूँ इंग्लिश। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे हमेशा टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं डाउट्स वहाँ पे क्लियर करती हूँ। मेरा पर्सनल टेलीग्राम भी मैंने इसीलिए दे रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को बैरियर मत बनाओ कि मैम इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है। क्वेश्चंस मैं बनाती हूँ, मैं क्वेश्चन गूगल ट्रांसलेट करके मैं मॉक में ऐड कर दूंगी हिंदी में। बट यार यहाँ पे PPT में हिंदी ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए हो जाएगा। तो एक काम करना कि अभी से इंग्लिश को इम्प्रूव करो, PPT इंग्लिश में ही पढ़ो। मैं एक्सप्लेन हिंदी इंग्लिश बोथ करती हूँ ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन ईच ऑफ दीज स्टेजेस एन इंडिविजुअल हैज़ टू फाइंड हिमसेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स। देखो, हर स्टेज की अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग सिचुएशन होती है, ठीक है। जो प्रॉब्लम हमें चाइल्डहुड में रही होगी वो एडल्टहुड में नहीं होगी, है ना। ओल्ड एज की अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग सिचुएशंस हैं, ठीक है। इन्फेंसी और चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है जो कंप्लीट डिपेंडेंट हम होते हैं अपने पेरेंट्स पे। तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, अपने पेरेंट्स की मर्जी पे हम डिपेंड होते हैं। हमारे पेरेंट्स जैसा चाहेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा उस टाइम पे, ठीक है। इन द लेटर स्टेज ऑफ चाइल्डहुड एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलसेंस, हाउ सर्कमस्टांसेस मेक अ फ्यू ऑफ देम डिलिंक्वेंट्स। देखो, ये डिलिंक्वेंट्स क्या होता है? ऐसी चीज़ें जब आप अपनी एक सोशल नॉर्म से हट के आप कुछ करने लगते हो, ठीक है। मतलब सारे लोग एक तरफ जा रहे हैं बट आपने अपना रास्ता बदल लिया, आप दूसरी तरफ चलने लगे,
तो दिस इज कॉल्ड डिलिक्विड्स, जो सोशल के नॉर्म्स होते हैं उनके अगेंस्ट जाके जब आप काम करने लगते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सारे लोग कहते हैं कि आपको स्कूल जाना चाहिए, है ना, आपको इंटर करना चाहिए, 12th करना चाहिए। अब कोई इंसान है जिसने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो वो एक डिलिक्वेंट्स में आ जाएगा, ठीक है, सोशल नॉर्म के अगेंस्ट जाने वाले लोग। तो जो चाइल्डहुड और एडोलसेंस पीरियड का टाइम होता है वही डिसाइड करता है कि आप आगे जाके क्या करेंगे, ठीक है। इट इज ड्यूरिंग द एडल्टहुड दैट एन इंडिविजुअल हैज टू बेयर द मेन ब्रंट ऑफ लाइफ, यानी एडल्टहुड में आपका जो टाइम होता है वहाँ पे आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हम सब अभी एडल्टहुड में है, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ऑलरेडी जॉब पा गया है ना, तो सब लोग इस टाइम एक हसल वाले पीरियड में फंसे हुए हैं। तो ये एडल्टहुड वाला जो टाइम होता है ये ऐसे ही होता है, ठीक है। Old age is comparatively less from the standpoint of individual problems, which are not less significant. In old age, physical strength deteriorates, mental stability diminishes, money power becomes bleak, and eyesight suffers a setback. देखो, ओल्ड एज में अलग तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होने लगती है, हमारा मेंटल स्टेबिलिटी कम होने लगता है, मनी पावर जाने लगती है क्योंकि हम काम नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ओल्ड एज में होती हैं। हमारा जो आज का फोकस रहने वाला है लेक्चर का वो यही है कि ओल्ड एज की में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इट इज़ ओनली फॉर अ ब्लेस्ड फ्यू ओल्ड एज में प्रूव टू बी स्टेज ऑफ कंटेनमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। बहुत कम हमें ये देखने को मिलता है कि कोई अपने ओल्ड एज में है और वो बहुत ही खुश है, लाइफ से सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो आज का जो हमारा फोकस है वो ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स पे होने वाला है। तो आई होप यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कभी भी कॉमेंट में या फिर मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो जो स्टेजेस अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी यहाँ पर इस चार्ट में आप लोग देख सकते हो, है ना। ये देखो, ये चाइल्डहुड की स्टेजेस हैं 1 से लेके 12 ईयर्स तक। उसके बाद बर्थ से 1 साल तक का जो टाइम होता है उसे हम इन्फेंट कहेंगे, ठीक है। 13 to 19 ईयर्स हमारा एडोलसेंस हो जाता है और 36 to 55 इज़ आवर एडल्टहुड। तो यानी 65 प्लस को हम कहेंगे ओल्ड एज। सो दिस इज़ द चार्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत ही ईजिली दिया हुआ है, इसे आप याद कर सकते हो। The traditional norms and values of Indian society laid stress on showing respect and providing care for the elderly. Consequently, the older members of the family were normally taken care of in the family itself. देखो, हमारे जो इंडियन सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ जो कह सकते हैं बुजुर्ग लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। उनको हर तरह की केयर फैमिली वाले प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमने अपने ट्रेडिशन में देखा है। द ओल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली वर नॉर्मली टेकन केयर ऑफ इन द फैमिली इटसेल्फ, यानी हमारी फैमिली में ही वो रहते हैं और हमारी फैमिली का ये काम होता है कि वो उनकी केयर करें, उनकी देखभाल करें, ठीक है। द फैमिली, कॉमनली द जॉइंट फैमिली टाइप एंड सोशल नेटवर्क्स प्रोवाइडेड एन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट इन विच द एल्डरली स्पेंड देयर लाइव्स। तो ये फैमिली का काम हो जाता है और फैमिली ही उनको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है जिसमें वो अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सकें, ठीक है। The advent of modernization, industrialization, urbanization, occupational differentiation, education, and growth of individual philosophy has eroded the traditional value that vested authority with elderly. देखो, अभी क्या है, अभी अगर आज के ज़माने की जो हमारी जनरेशन है उसको अगर आप देखेंगे तो मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सारी रीजंस की वजह से, एजुकेशन की वजह से चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। लोग अपने एल्डरली मेंबर्स को एज अ बर्डन लेने लगे हैं, है ना। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। दे हैव लेड टू डिफाइस एंड डिक्लाइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स अमंग मेंबर्स ऑफ यंगर जनरेशन। तो वो लोग उस तरह के ट्रेडिशन को नहीं मान रहे हैं और अपना ही चला रहे हैं कि उनको दूसरे जो एनजीओ टाइप के होते हैं उसमें उनको रख देते हैं, उनको फैमिली में नहीं रखते, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हमें आज की जनरेशन में देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं और पहले भी होती थी। अगर कुछ मूवीज़ वगैरह आप पुरानी देखेंगे तो आपको उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से दिखेगी, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स ऑफ एज आपका टॉपिक है, आप देखो इस टॉपिक में जो चीज़ है, जैसे टॉपिक का जो नाम ही है प्रॉब्लम्स ऑफ एज, देखने में ये टॉपिक बहुत आसान लग रहा है ना। लगेगा कि यार इसमें से क्या ही क्वेश्चन आ सकता है, बट इसमें थोड़े बहुत ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने वो टेक्निकल चीज़ें आज के लेक्चर में ऐड कर दी हैं। इससे ज़्यादा इस टॉपिक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे और कोई भी फैक्चुअल नॉलेज अगर मिलेगी इधर उधर से तो मैं वो टेलीग्राम पे ही शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसके अलावा आपको इस टॉपिक के लिए टेलीग्राम को फॉलो करना होगा, फाइन। इससे ज़्यादा इस टॉपिक में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सीयूईटी ने शायद पिछले 2 एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे पूछा भी नहीं है, ओके। सो हु आर एल्डर्स और ओल्डर पीपल। अब आपको समझना पड़ेगा कि एल्डर और ओल्डर पीपल जो होते हैं वो उनका क्राइटेरिया क्या है। नाउ,
An individual resident who is 60 years or above in age but less than 80 years at any time during the previous year is considered as senior citizen for income tax purpose. तो ये याद रखना है, इंडिया में सीनियर सिटीजन जो होता है वो होता है 60 ईयर्स और अबव एज वाला, यानी 60 से लेकर के 80 ईयर्स की जो एज होती है वो आ जाती है हमारे सीनियर सिटीजन में, ठीक है। और 80 प्लस अगर आप जाओगे तो फिर आप आ जाओगे सुपर सीनियर में, तो ये हो जाएगा हमारा सीनियर और ये वाला हमारा हो जाएगा सुपर सीनियर। आई होप समझ में आ रहा हो, पेन ठीक से नहीं चल रहा, ठीक है। तो 80 प्लस हमारा सुपर सीनियर हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन सीयूईटी वालों के लिए बन सकता है कि सुपर सीनियर सिटीजन की एज कितनी होती है, ठीक है। तो इस तरह के फैक्ट्स पे आपको फोकस करना है। ओल्डर पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एनी सोसाइटी। एजिंग इज अ नेचुरल फिनोमिना with opportunities and challenges according to census। ये according to census वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसस 2011 जो है वो नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चंस इसमें से सीयूईटी वालों के लिए भी आ सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इंडिया हैज़ 104 मिलियन ओल्डर पीपल। तो हमारे पास 104 मिलियन ओल्डर पीपल है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिंग 8.6 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो हमारी पूरी पॉपुलेशन में से 8.6 पॉपुलेशन जो है वो सीनियर सिटीजन की है, ओके। और जिसमें फीमेल आउट नंबर मेल, यानी फीमेल्स ज़्यादा हैं मेल्स कम हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इसमें। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी समझने वाला, इतना मेजर समझने वाला नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी थ्योरी ही नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल है आज के लेक्चर में। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं पर नोट कर लेना, पीपीटी में दूंगी उसको पढ़ना। नाउ एजिंग की को अगर हम एज अ सोशल प्रॉब्लम देखें, यानी हमारी जो उम्र बढ़ती है उससे किस तरह की सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें हमें 3 फैक्टर्स याद रखने हैं। पहला है लेबलिंग विच लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ एल्डरली, यानी किसी को लेबल कर देना कि अरे आप बुढ़े हो या आपकी एज हो रही है अब, तो उसको स्टिग्मेटाइज करना और लोगों से उसे हट के बिहेवियर उसको देना, दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एज द बेसिस ऑफ पर्सनल वैल्यू एंड द इम्पैक्ट ऑफ रिटायरमेंट, यानी जब इंसान रिटायर हो जाता है तो वो अपनी पर्सनल वैल्यू तो उसकी रहती है, वो अपनी पर्सनल वैल्यू के लिए ही काम करता है, बट सोशल वैल्यू उसकी कम हो जाती है ना, उसके काम का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है। थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक डेप्रीवेशन। इकोनॉमिक डेप्रीवेशन मतलब अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स स्ट्रगल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, यानी भाई आप जब बुढ़े होते हो, जब आप एज हो जाती है आपकी, तो फिर आप वैसे काम नहीं कर सकते हो जैसे आप जब फिजिकली फिट थे तो करते थे। तो कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमिक डेप्रीवेशन आ जाता है। इकोनॉमिक डेप्रीवेशन मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी नहीं पूरा कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो एक तरह की ये भी प्रॉब्लम है जो हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है ड्यू टू एजिंग, ओके। एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा डेटा देखेंगे। द नंबर ऑफ एल्डरली इन इंडिया इज राइजिंग रैपिडली। बहुत तेज़ी से जो नंबर है एल्डरली लोगों का वो बढ़ रहा है। इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 10 करोड़ इन 2011, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एंड इज प्रोजेक्टेड टू रीच 20 करोड़ बाई 2030। सेंसस के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि 10 करोड़ था 2011 में और 2030 में वो 20 करोड़ हो जाएगा। The proportion of elderly person in the total population is expected to increase from 8.3% to 12.4%। तो ये सारा डेटा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। In 2010, about two-third of elderly lived in village and nearly half were in poor socio-economic status। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2/3 जो थे वो विलेज में देखे गए थे और हाफ जो है, मतलब लगभग हाफ जो है वो बहुत ही गरीब कंडीशन में है, ठीक है। हाफ ऑफ द एल्डरली आर डिपेंडेंट्स मेनली ड्यू टू विडोहुड, डाइवोर्स, सेपरेशन एंड अ लार्ज नंबर ऑफ दीज आर फीमेल्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है कि आधे से ज़्यादा जो एल्डरली हैं वो वुमेन्स हैं, या तो वो विडो हैं या फिर उनका डाइवोर्स हो चुका है, वो सेपरेट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सर्वेज अंडरटेकन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट देयर इज अ हाई प्रिवलेंस ऑफ रिस्की बिहेवियर बाय द एल्डरली लाइक यूज ऑफ टबैको एंड अल्कोहल। और ये भी देखा गया है कि क्योंकि एल्डरली में बहुत सारी ऐसी
लोनलीनेस एंड इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनका बिहेवियर रिस्की हो जाता है। रिस्की मतलब वो टोबैको ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करने लगते हैं। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। About 60% of elderly depend on other for their day-to-day maintenance, while less than 20% elderly women and majority of elderly males were economically independent. तो ये भी याद रखना कि 60% जो है वो बेचारे दूसरों पे डिपेंडेंट हैं अपनी इवन डे टू डे चीज़ों के लिए भी, और 20% ही हैं जो इंडिपेंडेंट है इकोनॉमिकली, मतलब फाइनेंशियली उनके पास पैसा है, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक। Amongst the economically dependent, 85% of men and 70% of वुमेन वर सपोर्टेड बाय देयर चिल्ड्रन। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, उसमें 85% मेन हैं और 75% वुमेन हैं जिनके बच्चे उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। देखो 50% ऑफ एल्डर्स फेस अब्यूज़, ये भी याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। इस तरह के सेंसस के क्वेश्चन नेट में बहुत आते हैं। ठीक है। अप्रॉक्स 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर सीनियर्स एंड एस्टिमेटेड 104 मिलियन प्लस इन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था 2011 का जो डेटा है। 2050 में बोला गया है कि 20% बढ़ेगा। ठीक है। अराउंड 90% एल्डर्स डोंट हैव एनी सिक्योरिटी, ये भी याद रखना, 90% ऐसे हैं जिनकी कोई सोशल सिक्योरिटी उनके पास नहीं है। 4.3% ऑफ एल्डर्स सफर सम फॉर्म ऑफ डिमेंटिया या डिमेंशिया। ओके। हेल्प एज इंडिया 2015 रिपोर्ट सेज 50% ऑफ सीनियर्स फेस सम फॉर्म ऑफ एल्डर अब्यूज। सोचो, हेल्प एज का जो डेटा है उसमें ये पता चला कि 50% सीनियर्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अब्यूज अपनी लाइफ में, अपने उस एज पीरियड में फेस किया है। ठीक है। इट्स वेरी सैड टू नो। बाय 2025 of 10 countries with the largest population of older person will be developed world and India is one of them. Care of older person has received low priority in planning. There is no need to promote development of policies programs of, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसे बस रीड कर सकते हो। ठीक है। किसी का पर्सपेक्टिव है, प्रोफेसर शिवा राजू का, सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ एज्ड, ये मेन टॉपिक ही है। ठीक है। द एज्ड फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन प्रेजेंट डे। देखो जब भी मैं एज्ड बोल रही हूँ तो एज्ड कौन है, जो हमारे सीनियर सिटीजन है। ओके। अकॉर्डिंग टू द वेल नोन सोशोलॉजिस्ट रॉस्टो, तो याद रखना ये प्रॉब्लम्स रॉस्टो ने दी हैं हमें। इन्होंने कहा था कि ओल्ड हैव बेसिकली टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट दे रियली हैव, एक होती है जो उनकी सच में प्रॉब्लम्स हैं, एंड टू काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट दे थिंक दे हैव। एक इस तरह की प्रॉब्लम होती है जो उन्हें लगता है कि उनको है, और एक वो प्रॉब्लम होती है जो सच में है। ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली है लोनलीनेस। दिस मेक्स देम फील हेल्पलेस स्पेशली व्हेन दे हैव लॉस्ट देयर स्पाउस। देखो जाहिर सी बात है, जब अगर कपल्स हैं उसमें से एक अगर एज की वजह से या किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो जो पार्टनर अकेला रह जाता है उसको लोनलीनेस लगने लगती है, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, है ना। इन द वेस्ट इट इज़ द वुमेन हु आर लोनलियर, बट इन इंडिया इट इज़ द मेन हु आर लोनलियर। ये याद रखना, वेस्ट में मेन ज़्यादा लोनली होते हैं और इंडिया में, सॉरी वेस्ट में वुमेन ज़्यादा लोनली होती है और इंडिया में मेन ज़्यादा लोनली होते हैं। ओके। सोशल कंडीशंस आर सच दैट इन इंडिया एन ओल्ड वुमेन हैज़ समवन टू केयर फॉर हर सन्स फैमिली डॉटर्स। तो इंडिया की कंडीशन ये है कि ओल्ड वुमेन की ज़्यादातर ध्यान रखने के लिए लोग होते हैं। ठीक है। तो लोनलीनेस एक प्रॉब्लम है। So next point is economic insecurity. When a person retires, there is a decline in his income which determines his standard of living and quality of life. यानी जब एक इंसान रिटायर हो जाता है तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो उसकी लाइफ जैसे वो अपने जॉब के या पैसे के फुल सैलरी के टाइम पे जी रहा था, वैसी लाइफ उसकी नहीं हो पाती है ना। वो डिक्लाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकम डिक्लाइन हो गई होती है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट हैव इनफ सेविंग, अगर उस इंसान के पास इनफ सेविंग नहीं है तो फिर it is difficult to manage expenses after retirement. This is after. Okay. तो रिटायरमेंट के बाद जो है खर्चे जो हैं वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उन्होंने सेविंग नहीं कर रखी। इन ओल्ड एज मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्रीजेस मेकिंग एल्डर्स डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन फॉर देयर ट्रीटमेंट। देखो मम्मी पापा जब ओल्ड एज में चले जाते हैं तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं
और अगर उनके पास सेविंग नहीं होगी तो उनके बच्चों को सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, है ना। तो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है ऐसे ओल्ड एज लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्पलेसनेस। ये तो हमें पता ही है, जब इंसान की एज हो जाती है तो उसे कॉन्स्टेंटली किसी की हेल्प चाहिए होती है, फिजिकल हेल्पलेसनेस आ जाती है इससे। जैसे देयर इज़ अ पुअर विजन, दिखाई देना कम हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, और कई बार लोग इसकी वजह से ह्यूमिलिएट भी हो जाते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ इमोशनल प्रॉब्लम। इमोशनल प्रॉब्लम मतलब आपने देखा होगा जब कोई बहुत बुढ़ा होता है या कोई बहुत ज़्यादा जिसकी एज होती है, उसको इमोशनली वो बहुत ज़्यादा एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। आफ्टर सम टाइम इट क्रिएट्स इमोशनल प्रॉब्लम्स। रिटायरमेंट मेक्स द इंडिविजुअल फील यूजलेस। जब आपके पास काम नहीं होता है, जब आप रिटायर्ड हो जाते हो, तो आपको बहुत ही यूजलेस और वर्थलेस फीलिंग आने लगती है ना। दिन भर कुछ करने को नहीं होता है, और चाहे भी तो कभी कभी कर नहीं सकते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी उन हॉबीज़ और उन इंटरेस्ट में काम करने लगते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, आपके पास या समय नहीं था। तो इन सब चीज़ों को भी हम एज अ प्रॉब्लम ही लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फिजिकल हेल्पलेसनेस एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। अनदर प्रॉब्लम इज़ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। अब देखो, जब कोई इंसान, इसको बहुत ही प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, कोई इंसान अगर अपने ओल्ड एज तक पहुंच चुका है, तो वहाँ पर फिर आके नए फ्रेंड्स बनाना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लोनलीनेस इसीलिए आ जाती है। प्रॉब्लम इन ट्रैवलिंग, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। देन नीड फॉर एडिक्वेट स्पेस एंड लिविंग फैसिलिटीज़। बहुत ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए होता है, बट स्पेस मिल नहीं पाता है ना। ये सब चीज़ें हम अपनी डेली डेली लाइफ में देखते हैं। कभी भी आप देखोगे, आप किसी फ्रेंड के घर जाओगे, वहाँ पे उसकी दादी या नानी या ऐसा कोई बुजुर्ग होगा, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको याद रखनी है, प्रॉब्लम्स ऑफ एज में, ठीक। नाउ दीज आर सम ऑफ द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। तो ये भी आप एक बार देख लेना। डिक्लाइन ऑफ सेकेंडरी एंड मोटर फंक्शनिंग लाइक पुअर विजन, हेयरिंग लॉस एंड टेस्ट, स्मेल सेंसिटिविटी, बिकमिंग लो ड्यू टू डीजेनरेटिव चेंजेस, ठीक है। जैसे कि दिखाई कम देना, सुनाई कम देना, टेस्ट नहीं आना, स्मेल नहीं आना, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा रिजर्व कैपेसिटी रिड्यूसेस इन ओल्ड एज, एंड दिस मेक्स देम प्रोन टू एक्सीडेंट्स एंड मेक्स देम फील टायर्ड। बहुत जल्दी थक जाना, है ना। छोटा सा भी अगर, जैसे आप अगर गिरोगे तो आपको इतनी चोट नहीं लगेगी, पर अगर वो उसी वे में गिरेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हार्म हो जाएगा। तो इस चीज़ें में उनकी कैपेसिटी रिड्यूस होने लगती है, ठीक है। मेडिकल प्रॉब्लम्स विच अराइव लाइक हार्ट डिजीजेस, अर्थराइटिस, ये सब बहुत कॉमन है ओल्ड एज में। इन एडिशन द एज सफ़र फ्रॉम फंक्शनल डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, एनजाइटी, सैडनेस, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो दिस इज़ वेरी सैड, बट वी कांट हेल्प, दिस इज़ द रियलिटी। इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी जीके है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। जि कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इंडिया में, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के सीयूईटी पूछ सकता है, ठीक है। तो जब मैं ये पीडीएफ दूंगी, इस पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। तो पहली स्कीम है नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन, ठीक है। इसका साल याद रखना, 1999। इसमें होता क्या है, टू इंश्योर फाइनेंशियल एंड फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ ओल्डर पर्सन, इक्विटेबल शेयर इन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इतना आपको याद रखना है कि इसमें इतनी सारी चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। अच्छा खाना देना, अच्छी हेल्थ देना, शेल्टर प्रोवाइड करना, घर जिसको कहते हैं प्रोवाइड करना, छत प्रोवाइड करना, है ना। देन फाइनेंशियल सपोर्ट देना, पैसा जो कहते हैं हम लोग। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज़, यानी किसी तरह का अगर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, तो उससे प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस स्कीम में कवर की गई हैं। द पॉलिसी ऑल्सो कवर्स इशूज़ लाइक सोशल सिक्योरिटी, इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग, देन फैमिली एज प्राइमरी केयर टेकर। ये भी याद रखना कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी ओल्ड मेंबर्स हैं फैमिली के, उनका केयर टेकर अल्टीमेटली फैमिली ही होती है, ठीक है। रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग इंदिरा गांधी
नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम सिंस 1995। तो ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ा सा चेंज भी हुई है, अभी हम लोग आगे देखेंगे, पर ये 1995 वाली जो है पहली स्कीम है, ठीक है, इसको याद रखना। विद द एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन्स लिविंग बेलो दी पॉवर्टी लाइन। ये भी याद रखना, जो लोग बहुत गरीब हैं और सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। अंडर द स्कीम सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टूवर्ड्स पेंशन 200 रुपीज पर मंथ टू पर्सन अबव 60 ईयर, यानी 60 ईयर से ऊपर जो है उसको 200 रुपीज़, और 80 ईयर्स से ऊपर है तो उसे 500 रुपीज़ पर मंथ, ये इसका क्राइटेरिया है। अब देखो ये अभी चेंज हो गया है, तो नीचे वाला ये सब भी चेंज हो गया होगा, बट इतना आपको याद रखना है कि 1995 के अंदर 200 रुपये 60 ईयर्स वालों को और 500 रुपये 80 ईयर्स वालों को देने की बात है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। और इसका ईयर याद रखना और इनके ऑब्जेक्टिव्स याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। ये एक एक्ट है 2007 का, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है, पहली बात तो ये कौन लाया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये याद रखना। टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, ये भी याद रखना। इट मेक्स इट अ लीगल ऑब्लिगेशन। इस एक्ट में है क्या कि एक लीगल ऑब्लिगेशन देता है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने सीनियर सिटीजन्स को मंथली अलाउंस देंगे, उनकी केयर करेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड सिंपल स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव मैकेनिज्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ओल्डर पर्सन। तो इस चीज़ की भी इसमें बात की गई है। आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इट रिसीव्ड प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन December 29, 2007। ये भी याद रखना कि 2007 में 29 दिसंबर को ये एक्ट हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पास हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कुछ बेसिक बातें हैं जो एग्जाम में सीयूईटी पूछ सकता है, ओके। एक चीज़ और है जो इस एक्ट की आपको याद रखनी है, सिंस इनैक्टिंग दिस एक्ट, जब से ये एक्ट स्टार्ट हुआ है, सीनियर सिटीजन हु हैव ट्रांसफर्ड देयर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द कंडीशन दैट ट्रांसफरी शैल प्रोवाइड देम बेसिक एमिनिटीज एंड टेक केयर ऑफ देयर फिजिकल नीड्स, रिफ्यूज टू डू सो, सच अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन मेड बाय फ्रॉड और क्वेश्चन। देखो, अगर किसी इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र की है ये कह के कि जब वो बूढ़े होंगे, जब वो उनको ज़रूरत होगी, जब वो फिज़िकली उतने फिट नहीं होंगे, तो उनको उनके बच्चे केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर वो बच्चे इस चीज़ से मना कर देते हैं, तो जो भी ट्रांसफ़र मम्मी पापा ने या जिन्होंने भी किया है इस कंडीशन पे, वो बंद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। उसको फ्रॉड मान लिया जाएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अबंडनिंग अ सीनियर सिटीजन इन एनी प्लेस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। इस एक्ट के अंदर ये भी है कि अगर आप किसी सीनियर सिटीजन मेंबर को आप ऐसे ही अबंडन कर देते हो, यानी छोड़ देते हो, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश एटलीस्ट वन ओल्ड एज होम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम बनवाना है, ठीक है, और वहाँ पर मेडिकल केयर वगैरह भी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो इस एक्ट में हैं और आपको याद रखनी है। नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन 2011, इसे भी याद रखना। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लेना, और इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला भी नहीं है, क्योंकि वही सारी बातें हैं जो अभी हम लोगों ने की थी, केयर प्रोवाइड करना और हेल्थ बेनिफिट्स देना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, तो इसे एक बार पढ़ लेना जब मैं पीडीएफ दूंगी, इसमें कुछ भी इतना समझने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखना कि ये जो नेशनल पॉलिसी है ये रिन्यू हुई थी 2011 में, और इसके चेयरपर्सन थे ये, मेंबर्स थी ये, एंड मेंबर सेक्रेटरी थी ये। कुछ नहीं, बस नाम याद रखना, बहुत मुश्किल है, पूछा नहीं जाएगा, बट पूछ ले इन केस तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन देख के आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम टर्म्स एंड सम एनजीओज जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज गेरेंटोलॉजी। गेरेंटोलॉजी या फिर जेरेंटोलॉजी, तो ये क्या होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, गेरॉन विच मीन्स ओल्ड मैन एंड लोगोस विच मीन्स डिस्कोर्स और स्टडी। गेरेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ ओल्ड एज। तो ये याद रखना, देखो ये टर्म कितना इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। आपसे पूछ सकते हैं कि किसको कहते हैं स्टडी ऑफ ओल्ड एज, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, है ना।
इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग इन एडल्ट पर्सन, यानी एक एडल्ट पर्सन में किस तरह से एजिंग हो रही है, इसकी पढ़ाई हम इसमें करते हैं। द ऑक्सफोर्ड मिनी रेफरेंस डिक्शनरी डिफाइन गेरेंटोलॉजी एज द स्टडी ऑफ एजिंग, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। देन वेबस्टर डिक्शनरी में जो है गेरेंटोलॉजी को स्टडी ऑफ फिनोमेना ऑफ ओल्ड एज बोला गया है, ये भी याद रखना। इंसाइक्लोपीडिया में दिया गया है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजिंग एंड ओल्डर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस है जो आप याद रखिएगा। मेन चीज़ ये है कि गेरेंटोलॉजी या जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ ओल्ड एज। ओके, और ये किससे बना है? गेरोन मतलब होता है ओल्ड मैन एंड लोगोस मतलब होता है स्टडी। ये दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट टर्म इज एजिज्म। एजिज्म क्या होता है? एजिज्म इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। जब हम किसी के साथ उसकी एज के बेसिस से डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो हमारा एजिज्म हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कोई लेडी हैं जो कि 60 ईयर्स की हैं, अब उन्होंने बहुत अच्छी सी एक ड्रेस पहन रखी है, बट मैं उनको उस पर जज करूँ कि अरे ये तो देखो इनकी एज इतनी हो गई है और इन्होंने ये पहन रखा है ना, या किसी चीज़ पे उनको डिस्क्रिमिनेट करें, उनके ऊपर हंसें, उनका मजाक उड़ाएं, दिस इज कॉल्ड एजिज्म। ठीक है, दिस मे बी कैजुअल और सिस्टमैटिक। ठीक है, ऐसे ही हंसी वाला भी हो सकता है और कुछ लोग बहुत सीरियसली और पूरा प्लान एंड करके करते हैं डिस्क्रिमिनेट, तो ये भी है। ठीक है, ये टर्म दिया किसने था? रॉबर्ट नील बटलर ने दिया था 1971 में। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये टर्म किसने दिया था। To describe discrimination against senior and patterned on sexism and racism, Butler defined ageism as a combination of three connected elements. Ageism को इन्होंने 3 एलिमेंट्स में बताया था हमें। पहला है प्रीजुडिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स ओल्डर पीपल, यानी जो भी मैंने बताया, एक पहले से जजमेंट क्रिएट करके उनको जज करना, पहले से सोच लेना कि ऐसा होता है और फिर उनको जज करना। ठीक है, देन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट ओल्डर एज, यानी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेटिंग करना, उनको अनइक्वल ट्रीट करना। इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज दैट परपेचुएट स्टीरियोटाइप अबाउट एल्डरली पीपल। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस मतलब कि फैमिली में, रिलीजन में कुछ ऐसी चीज़ें करना कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा सके, अपने स्टीरियोटाइप बनाए जा सके। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एनजीओज हैं जो ओल्ड एज पे काम करते हैं, तो मैंने वो भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बेसिक चीज़ें समझनी है, जैसे कि ये AISCCON जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन। ये 2001 में आया था। इसका काम क्या है कि टू ब्रिंग टुगेदर एंड रिप्रेजेंट सीनियर सिटीजन अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो बस ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं PDF इसका दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज फेस्कॉम। फेस्कॉम का फुल फॉर्म याद रखना, द फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र। ये कब आया था ये भी आपको याद रखना है, 12 दिसंबर 1980 इन मुंबई। ठीक है, काम क्या है? टू यूनिफाई एंड स्ट्रेंथन दी कम्प्रीहेंसिव वेलफेयर ऑफ एक्टिविटीज़, यानी वही वेलफेयर के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए काम करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोस्टली सेम होता है, बट बाकी चीज़ें आपको याद रखनी है। हेल्प एज इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट NGO है, तो इसमें से तो क्वेश्चन मुझे लगता है आना चाहिए। सो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में। ठीक है, और डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ इंडियन सिटीजन। इट वर्क्स इन 23 स्टेट। ये याद रखना कि 23 स्टेट्स में इस टाइम ये काम कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है मेडिकल सर्विसेज, पॉवर्टी एलिवेशन एंड इनकम जनरेशन अर्बन और रूरल एरियाज में। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए ताकि एग्जाम में अगर आ भी जाए तो ऑप्शंस देख के आप घबराएं नहीं, क्योंकि पहले से पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट इज ARDSI, एल्जाइमर रिलेटेड सोसाइटी ऑफ इंडिया। ओके, अब ये कब आया था? ये हमारा आया था 1992 से है, और इसका क्या है कि टू रेज अवेयरनेस, टू डेवलप सर्विस, टू ट्रेन फैमिली मेम्बर्स एंड प्रोफेशनल, टू अंडरटेक रिसर्च। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना जब मैं PDF दूंगी। अनदर थिंग इज एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, Article 41 DPSP has particularly relevance to old age social security. ये याद रखना। According to this article, the state shall, within the limit of its economic capacity and development, make efficient provision for securing the right to work, to education, to public assistance in case of undeserved want. ये याद रखना खाली कि Article 41 जो है DPSP में वो old age social security से related है। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स हैं जो कि मुझे मिली थी एक नोट्स में, तो मैंने ऐड कर दी हैं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आना बनता नहीं है, बट एक बार देख लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत ईजी है। सोशल प्रॉब्लम्स के सारे टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट जीके है वो ही आपको प्रिपेयर करनी है। उससे रिलेटेड कोई स्कीम है, कोई एक्ट है, या फिर कोई एनजीओ है, तो इस तरह की चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट। और प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको ठीक से सब कुछ मिल जाएगा। इसको जाके ज्वाइन कर लेना। मैं अब फेब में MCQ सीरीज़ भी लेके आ रही हूँ फॉर नेट एंड CUET, तो उसे भी फॉलो कर लेना। वो प्लेलिस्ट भी इसी में मिल जाएगी। पूरे फेब एवरी डे MCQ आएंगे, तो प्लीज़ उसको अच्छे से सीरियसली सॉल्व करना। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू हैव टू ज्वाइन इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। कोई भी डाउट होता है सोशोलॉजी से रिलेटेड तो मुझसे यहाँ पूछ सकते हो। इस वाले टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी PDF वगैरह आपको इसी पे मिलेंगे। एक डिस्कशन ग्रुप भी है, चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर होंगी और आपके कुछ सोशोलॉजी से रिलेटेड फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग।